प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में हम करवाने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पिछले क्लास हमने ले चुके हैं इन चैप्टर का, यानी 3 क्लास हो चुके हैं। ये जो है चौथा क्लास होने जा रहा है आज की क्लास, और एक बेहतरीन तरीक़ा से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो प्रिय स्टूडेंट, आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। और कुछ स्क्रीन पे चीज़ें आप सभी देख रहे हैं, कुछ चीज़ को स्क्रीन पे, जैसे मैं बिहार बोर्ड सक्सेस, ये मेरा चैनल का नाम है, और मेरा नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे आप लोग को, जो कि 7-6 से स्टार्ट है और लास्ट में 3-2 से अंत है। और उसके बाद PDF आगे में लिखा गया फ्री। ये बात सही है। एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ कर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ से PDF कैसे जाता है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम जो है PDF आप सभी को भेज नहीं सके कुछ दिनों से, यानी 1, 2 और 4 दिनों से। उस पर अब काम हो चुका है। आज से ही PDF यानी डेली कंटिन्यू भेजने का मैं प्रयास करूंगा आप सभी को। जो भी बच्चे पहले से, जो भी स्टूडेंट पहले से यानी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी को तो मिल रहा है। लेकिन जो अभी तक भी नहीं जुड़े हैं, कृपया करके इतना रिक्वेस्ट करके मैं कहता हूं, आप सभी जुड़ने का प्रयास करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा। और मैं एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूं। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशन की बात हो जाए या लाइनिंग हो जाए तो बहुत ही शानदार सी ये क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए कुछ मैं मोटिवेशन का बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आइए तो कैसे मैं मोटिवेशन का बात करता हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं ठीक तो अभी तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं लाइन उसका लाने का प्रयास करता हूँ, देख लेता हूँ। बिल्कुल आ गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये मोटिवेशन लाइन को सुन करके आपको दिल छू जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, आपका थोड़ा सा समय लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है तुरंत इस मोटिवेशन को मैं बताने का आपका प्रयास करता हूँ। देखिए स्क्रीन पे आ गया है। आपके लिए ये लाइनिंग बहुत ही साबित होगा, एक बेहतरीन तरीक़ा से साबित होगा ये लाइनिंग। लेकिन आप लोग को ये लाइनिंग अभी दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा काम कर देता हूँ, इस लाइनिंग को दिखा देता हूँ आपको, ताकि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाए आप भी इस लाइनिंग को। देखिए, सुनिएगा इस लाइनिंग को और इस मोटिवेशन को, और समझने का प्रयास करिएगा इसमें क्या क्या चीज़ यानी तात्पर्य क्या है इस लाइन का, ये लिखने है। तो जैसे में देखिए यहाँ जो लिखा है, छू लो आसमान, करा है कि छू लो आसमान जमीन की तलाश ना कर। कहता है कि छू लो आसमान जमीन की तलाश ना कर। जमीन पर तो सभी है, इसको तो आप तलाश करे हुए हैं। इसलिए कहता है कि यदि आपको तलाश छूना है तो आसमान को छुओ, जमीन की तलाश ना कर। जी लो जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। कह रहा है कि जी लो जिंदगी, अभी जिंदगी मिला है, जी लो जिंदगी, अच्छी तरीक़ा से मेहनत करना, जो कुछ भी काम करना आपको जी लो, लेकिन खुशी की तलाश ना करें। ऐसा नहीं कर कि हमको ज़िंदगी में आगे चल करके खुशी मनाएंगे, नहीं भाई। जहाँ से अभी स्टार्ट हो वहीं पे आप खुश रहना शुरू कर दीजिए। उसके बाद तकदीर बदल जाएगी, कह रहा तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। यानी कह रहा है यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, खुद ही अपने आप तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश ना कर। कह रहा मुस्कुराना, हमेशा मुस्कुरा कर ज़िंदगी जियो, मुस्कुराना सीख लो और वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए मैंने बेहतरीन तरीक़ा से ये लिख करके लाया हूँ। आप लोग इनको सुने होंगे तो ज़रूर आपका भी दिल छू गया होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और इस लाइन के बारे में आपका क्या विचार है, यह सही है या कितना तक हद तक आपको यह अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का
प्रयास करिएगा। चलिए तो आज के क्लास को कुछ बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस लाइनिंग को यदि हटा देंगे तो सबसे पहले इस लाइनिंग को हटा दिया गया और यहाँ पे जगह बन गया। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, इस क्लास में कुछ बहुत चीज़ें मैंने बता दिए थे हिस्ट्री के बारे में। पहला यानी क्लास को आप खोलिएगा और प्लेलिस्ट में जो जाइएगा वीडियो का प्लेलिस्ट में, आपको बेहतरीन तरीका से सारा बात आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में कि ये क्लास चलेगा कैसे, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा, सारा चीज़ आपको देखिए। स्क्रीन पीडीएफ तो मिलेगा, साथ ही साथ आपके लिए मैंने प्रिंटेड पीडीएफ मंगा लिया हूँ। प्रिंटेड पीडीएफ आपको मंगा लिया हूँ, इसीलिए आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस पीडीएफ को फ्री में लेने के लिए मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त जितना भी है सभी को इस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करिएगा, मेरे चैनल से और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करिएगा। और बेहतरीन तरीका से मैं इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए मैंने इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज भी करना पड़ेगा तो ठीक बात बन जाएगा। ठीक आ गया। थोड़ा सा एक बात और मैं शुरू कर लेता हूँ यहाँ से। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए अध्याय ये जो है ना 1 है। क्या है? अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। बिल्कुल ये सब बारे में मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री क्या चीज़ है इनका जानकारी भी मिल गया आपको। इतिहास का मतलब क्या है इन सब के बारे में मैंने आपको विशेष जानकारी दे दिया हूँ। यदि आपका क्लास यदि आप नहीं कर सकते हैं उन क्लासों को, तो जब ये क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा ना पूरा चैप्टर नंबर 1, तो मैं एक 1 शॉट रिवीजन आपको कराऊंगा। तो वहाँ पे जोड़ने के लिए मत भूलिएगा, उस क्लास को देखने के लिए मत भूलिएगा। 1 शॉट रिवीजन मैं करवा दूंगा आपको। अब यहाँ देखिए राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आपको बेहतरीन तरीका से बता दिए थे, राष्ट्रवाद क्या होती है इनके बारे में, ये सब क्वेश्चन के बारे में विशेष जानकारी मैंने दे चुका था आपको। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने बताया था। सामंतवाद क्या है, मध्यम वर्ग के बारे में, सरबराह वर्ग के बारे में, सामंतवाद क्या है, इन सब के बारे में विशेष जानकारी मैंने आपको दे चुका हूँ। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें कहाँ से कहाँ तक मैंने बता दिया आपको, कहाँ तक उदारवादी ये सब यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को विशेष जानकारी दे चुके हैं। यहाँ तक के विषय में ये क्या क्या चीज़ यहाँ तक क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ तक में आया है, जरूर आप रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। देखिए पढ़ाई तो है, साथ ही साथ रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास मैं करता हूँ। ये हो गया था जारवे लाइन, क्या है ये हो चुका था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी वाटरलू का युद्ध क्या था। देखिए आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। वाटरलू का युद्ध वाटरलू का युद्ध क्या था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। यानी वाटरलू का युद्ध क्या था। अब यहाँ पे देखिए वाटरलू का युद्ध, यानी ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है और आपके ये बेहतरीन तरीका से परीक्षा के लिए वीवीआई बनता है। यानी स्टार लगा लीजिए इन क्वेश्चन को, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। कह रहे वाटरलू का युद्ध क्या था। यानी कि वाटरलू का युद्ध 18 जून और 1815 18 जून 1815 को हुआ था। आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि 5 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध, तो 5 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। यह नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। नेपोलियन के बारे में इससे कुछ हम इमेज आपके लिए रखे हुए हैं। जब 1 शॉट मैं करवाने लगूंगा क्लास, वहाँ पे सारा इमेज को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो किस प्रकार से मैं इमेज आपको दिखा दूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं इमेज आपको, इमेज के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, इमेज मैं बहुत ही आपको बेहतरीन तरीका से दिखाने का प्रयास करूंगा। मेजनी का, काउंट काबूर का, जितना भी है नेपोलियन बोनापार्ट का, सबका मैंने आपको इमेज रखे हुए हैं आपके लिए। खोज करके उन सभी को इमेज से मैं आपको क्या करूँगा, पहचान करवा दूंगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है ये वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 18 जून को 1815 ईस्वी को हुआ था। यह नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। यह कैसा युद्ध था? नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांस के खिलाफ देखिए इस युद्ध में वाटरलू का युद्ध जो हुआ था, इसके खिलाफ कौन कौन था? रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। इनका खिलाफ कौन कौन था? यानी वाटरलू का यानी युद्ध जो हुआ था, इसका खिलाफ था फ्रांस था। फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस से युद्ध चल रहा था। फ्रांस के खिलाफ था रूस,
ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में नेपोलियन हार गया। और इस युद्ध में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया, क्योंकि देखते हैं फ्रांस अकेला था और इधर 3-4 देश मिलकर के अलग था, तो इसलिए वहाँ पे हार गया था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ, हार गया और उसे सेंट हेलेना नाम के टापू पर कैद कर लिया। मतलब सेंट से हेलेना नाम के टापू क्या कर लिया, कैद कर लिया गया, और जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होते हैं, 1821 ईस्वी में कोई एक व्यक्ति का नाम था, यानी टापू लिखा गया, टीपू बोल देता, यहाँ देखिए टापू पर कैद कर लिया है। मतलब हेलेना नाम के टापू पर, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को जो हुआ, नेपोलियन को क्या किया था, हेलेना के नाम के व्यक्ति पर, यानी टापू नाम था उसका, उस पर कैद कर लिया था। उनके सीट पर इन्हीं को कैद कर लिया गया था, यानी कैद कर लिया गया था, यानी जेल हो गया था इनको। अब यहाँ पे देखने का बाद हम बात करते हैं कि वाटरलू का यानी युद्ध जो हुआ था 18 जून को 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। यह नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांस के खिलाफ था रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना, और इस युद्ध में नेपोलियन हार गया। जब वाटरलू का युद्ध हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट का यह आखिरी युद्ध हुआ था, ये युद्ध में हार गया नेपोलियन बोनापार्ट। और सेंट हेलेना के नाम के, यानी नाम के एक टापू कैद कर लिया। उनके नाम पर, टापू के नाम पर क्या किया, हेलेना के नाम के टापू के नाम क्या, इनको कैद कर लिया गया। क्या किया गया, कैद कर लिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए कह वियना की संधि क्या थी। अब यहाँ देखने का प्रयास कर वियना की संधि क्या थी। वियना की संधि के बारे में आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना की संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसका कौन किया था, इसके चांसलर मेटरनिक ने किया था। और इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को खत्म करना था। क्या था, खत्म करना, और यूरोप में पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना था। यूरोप में क्या था, पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना था। फिर से यहाँ पे देखिए वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप कहिएगा 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना की संधि का, इसका 1815 ईस्वी में जो हुई थी, इसका नेतृत्व कौन का था, ऑस्ट्रिया के चांसलर का था, मेटरनिक ने किया था। और इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए कार्यों को खत्म करना। नेपोलियन जो कुछ भी कार्य करके गए थे, उनके कार्यों को या उनके बदलाव को खत्म करना और यूरोप में पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता है। ये देखिए जब नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना ना, तब जो ये मतलब अपने समय में जो कुछ भी नियम कानून में बदलाव किए, अब ये क्या चाह रहा है, मेटरनिक क्या चाहता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक, उनके नियम और बदलाव का क्या करना, कानून को खत्म करना चाहता है। फिर से जैसा पुराना व्यवस्था चल रहा था उसी व्यवस्था को लागू करना चाहता है। अब यहाँ देखिए वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था। वियना देखिए कोई भी सम्मेलन होता है तो कोई न कोई उसका क्या होता है, जो कारण होता है, यानी उसका लक्ष्य होता है। यदि आप भी किसी से आप लड़ाई झगड़ा करते तो आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कोई न कोई चीज़ के लिए आप उससे झगड़ा करते होंगे, कभी काल लड़ाई, कभी काल आप लोग स्कूल कॉलेज किसी बच्चे से किसी दोस्त में भी उलझ जाते हैं। इसीलिए आप लोग को ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। आप लोग जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई के समय में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपना सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए। देखिए वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था, यानी उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, आखिर इस संधि के सम्मेलन का क्या मतलब कारण था। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीका से। यहाँ देखिए वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए बदलाव को हटाना था। देखिए इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या था, नेपोलियन जो कुछ भी काम किया था जनता के हित के लिए, उन सभी कामों को यह बदलाव करना चाहता, हटाना चाहते थे। वे चाहते थे कि यूरोप की पुरानी स्थिति को फिर से लागू किया जाए और भविष्य में कोई बदलाव न हो। यानी कह रहा यूरोप में पुरानी,
यानी यूरोप में पुरानी व्यवस्था जो चल रहे थे पहले वही व्यवस्था फिर से लागू करना चाह रहा था और भविष्य में कोई बदलाव नहीं हो। ये चाह रहा है कि भविष्य में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए एक व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? जनता के हित के लिए बहुत बढ़िया व्यक्ति था, देशभक्त ये व्यक्ति था नेपोलियन ने। अब यहाँ पे फिर से सुनिए इस लाइन को, कह रहा वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को हटाना। वे चाहते थे कि यूरोप की पुरानी स्थिति को फिर से लागू किया जाए और भविष्य में कोई भी बदलाव न हो, भविष्य में कोई भी बदलाव न हो, ऐसा चाह रहा था। अब यहाँ पे देखिए वियना सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी क्या आप बात करेंगे? वियना सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, कारण वियना सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ देखिए। नेपोलियन द्वारा जीते गए इलाके वापस लिए गए। नेपोलियन द्वारा जीते गए इलाके क्या लिए? वापस लिए गए। नेपोलियन जो कुछ भी जीता था ना इलाके, वह वापस लिए गए। इटली को 300 छोटे राज्यों में बांट दिया गया। इटली को फिर से 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। पोलैंड का एक हिस्सा इटली को मिला। पोलैंड का एक हिस्सा किसको मिला? इटली को मिला। फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फ्रांस को कितना हिस्सों में बांट दिया गया? 2। ये सब उपलब्धियां हैं सम्मेलन का। अब यहाँ पे देखने का प्रयास जरा सा हम करने का प्रयास करा। फ्रांस पर भारी जुर्माना लगाया गया। फ्रांस पर भारी जुर्माना लगाया गया और फ्रांस में दुर्बो वंश की वापसी हुई और लुई 18वें को राजा बना दिया गया। यानी यहाँ पे थोड़ा सा लगता है दुर्बो वर्ग, मतलब जो कि वर्ग की वापसी हुई, मतलब जो कि लोग मध्यम वर्ग से उनकी वापसी हुई और 18वें इसको क्या लुई 18वां को राजा बना दिया गया। तो देखिए आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करिएगा हर चीज़ को थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा मेटरनिक, देखिए सबसे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक कौन था? VVI लगा लीजिए इन क्वेश्चन को, यानी मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? इन क्वेश्चन को क्या करिए आप VVI लगाइए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। क्या था? चांसलर था। यह प्रधान सलाहकार था। ऑस्ट्रिया मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह प्रधान सलाहकार था और वह बहुत ही रूढ़िवादी और बदलाव के खिलाफ था। यानी जो कुछ भी भ्रष्टाचार होता उनका यह खिलाफ था। इसका मानना था कि राजा को शासन करना चाहिए लेकिन जनता की भलाई और विकास नहीं करना चाहिए। यह चाहता था कि राजा को शासन करना चाहिए। इसका ऐसा था, मेटरनिक ऐसा एक आदमी था, ये चाहता था कि मतलब राजा को शासन करना चाहिए लेकिन जनता की भलाई और विकास नहीं करना चाहिए। यह भ्रष्टाचार यानी राजा का था। यानी कर ऐसा हो जो कि शासन तो करेगा लेकिन जनता की भलाई और विकास का काम ही नहीं करेगा, तो ऐसा राजा का क्या है? ऐसा राजा का रह करके भी कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। वैसा राजा चाहिए एक देश को जो कि जनता के हित के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। तो देखिए इस गप को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही बेहतरीन लाइन है ये। मतलब मेटरनिक चाहता था कि शासन तो करना चाहिए लेकिन जनता के भलाई में। ऐसा थोड़ी होता है, यदि जनता के भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो आपको सत्ता से तुरंत गिराइए देगा। लेकिन आज जनता, इसलिए आज निकल थोड़ा सा हम पसीना पसीना फुरे हो गए। कई सारे पंखे बंद करके वीडियो ये बनाना पड़ता है आप सभी के लिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करके चाहता हूँ इस क्लास को देखिए, हम थोड़ा हमारा वीडियो सारा देखिएगा तो वह जो है वीडियो 15 से 20 मिनट 25 मिनट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें आपको कुछ बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करूँ। 4 ही 5 क्वेश्चन करवा दूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका से। एक चैप्टर में 5 को क्लास हो गया तो क्या बात हुआ? कोई नहीं बात है, छोटा छोटा क्लास है, आपको बोर भी नहीं लगेंगे और बेहतरीन तरीका से आप समझने का प्रयास भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।